तंजाई साहब, आसू साहिब आई हैं। आ जाइए। बहुत शुक्रिया हुस्नु। जी ठीक है। अब कैसी हो तुम आसू? मैं ठीक हूं तुंजाई साहब। कहो, सुन रहा हूं मैं। मैंने कहा था ना, आप मुझ पे भरोसा कर सकते हैं। ये क्या है? काजगार कंपनी के गोदामों का पता। क्या है उन गोदामों में? उन गोदामों में पुराने मेडिकल आलात को रंग कर कर उन्हें एक नई शक्ल देते हैं और ये दिखाते हैं कि ये मेडिकल आलात उन्होंने बैरून मुल्क से दरामद किए हैं, फिर यहाँ भारी कीमतों पर बेचते हैं। एक तो वो इंसानों की सेहत से खेलते हैं और दूसरे बहुत पैसा बनाते हैं। उन गोदामों का पता मिलने से कुछ हासिल नहीं होगा। कागजात के बगैर हम कुछ भी साबित नहीं कर सकते। हमें वो जाली कागजात भी चाहिए जो बाहर से माल दरामद करने के लिए इस्तेमाल होते हैं। क्या तुम वो ढूंढ सकोगी? बहुत मुश्किल है, लेकिन मैं पूरी कोशिश करूंगी। लेकिन एक बात, तुम सालों से उस खानदान के लिए काम कर रही हो और काफी बड़े ओहदे पर भी हो। अगर उन्हें यह मालूम हुआ कि तमाम मालूमात हमें तुमसे मिली है तो तुम्हें मार दिया जाएगा। ये मेरा जाती मसला है, वक्त आने पर बता दूंगी। टाइम हो गया है, जाओ। जी ठीक है भाई। वक्त आ गया है। अब बताओ कि तुम्हारे साथ मसला क्या है? हमें इस काम में नहीं पड़ना चाहिए था। बहुत हो गया, तुम्हारी इज्जत अच्छी नहीं। क्या मैं अपनी राय नहीं दे सकता? दे सकते हो राय। एक दिन हम सब मिलकर बैठेंगे और सब अपनी राय देंगे, तुम भी। लेकिन ये बात करने के लिए ये वक्त और जगह मुनासिब नहीं। इस तरह से तुम दूसरों को भी गुमराह कर रहे हो। ठीक है, मुझे तुम पर पूरा भरोसा है, मगर तुम्हारी एक ही बात बार बार दोहराना मुझे शक में मुब्तला करता है।
इसलिए मैं ये कर रहा हूं। अब्दुल है, अगर मैं ये पूछूं कि मुझे शक है उस आदमी पर जो वैगन से बाहर निकलेगा और मेरे सर पर गोली मारेगा, शक और सदाकत एक साथ नहीं रह सकते। अगर तुम्हें फिर भी कोई शक है तो तुम अपना रास्ता बदल कर जा सकते हो यहां से। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आप इस वक्त यहाँ क्या कर रहे हैं? आपको यहाँ से गुजरना नहीं चाहिए। मेरे पास पैसे नहीं हैं और मुझे इस्तांबुल जाना है। क्या पैसेंजर ट्रेन यहाँ से गुजरती है? गुजरती है मगर रुकेगी नहीं। आपको स्टेशन जाना होगा। स्टेशन किस तरफ है? काफी दूर है यहाँ से। क्या यहाँ से स्टेशन जाने का रास्ता मिल सकता है? मिल जाएगा। क्या वहाँ ट्रेन रुकती है? हाँ रुकती है, माल बरदार ट्रेनें। मुसाफिर ट्रेनें नहीं रुकती। अच्छा तो ठीक है, फिर मैं उसी में चला जाऊंगा। क्यों समझ नहीं रहे? वो मुसाफिर नहीं उठाती। अरे आप उसकी फिक्र मत करें, मैं चला जाऊंगा। चले आए भाई, चाय पीते हैं मिलकर। क्यों नहीं, चलो आओ मेरे साथ। इस तरफ ले लो। मुझे मत सिखाओ, समझे? मेरी बात सुनो, तुम्हें अभी बहुत कुछ सीखना है। सीखना मुझे नहीं, तुम्हें है। तो फिर मुझे भी सिखाओ, एहसान होगा मुझ पर। अरहान, मेरे हाथ में स्टीयरिंग है, सिमत नहीं। अगर सीखना चाहते हो तो शुरू से सीखना पड़ेगा। ओ नेवजाद साहब, लग रहा है परेशान हो गए। परेशान क्यों? मैं कोई बच्चा थोड़ी हूँ, शिप का मालिक हूँ। इस जॉब के बाद शिप ही चलाऊंगा। क्या हो रहा है? बांध दो इन्हें। इनकी गन्स ले लो और फोन्स भी ले लो। जल्दी करो, टाइम कम है हमारे पास। अब्दुल है, पानी की बोतल दो मुझे। अपने मालिक को मेरी तरफ से सलाम कहना।
ये क्या हुआ है तुम्हें? जफर भाई, रात को हम पर हमला हो गया था। ये सब किसने किया बताओ? बौलाद आलमदार, जफर साहब ने तुम लोगों को सलाम कहा है। तुम्हारे जफर साहब को हम नहीं जानते। जफर साहब इस मुल्क से मोहब्बत करने वाली शख्सियत हैं और तुम लोगों की तरह बहुत सी जिम्मेदारियां उनको भी रियासत की तरफ से दी गई थी, जो कि उन्होंने बाखूबी निभाई। तुम लोग उन्हें साउथ ईस्ट के नाम से जानते हो। तो तुम बात कर रहे हो बंदुलीर जफर की? बिल्कुल ऐसा ही है। क्या जो मैं सोच रहा हूं ये वही जफर है? जफर के साथ किस किस्म का कारोबार? जफर साहब ने मुझे बताया कि आप लोग मुश्किल में हैं। वो हमेशा अपने दोस्तों की तरफ मदद का हाथ बढ़ाते हैं जब वो मुश्किल में हो। उनको रिटायर हुए तो काफी अरसा हो गया। जानते तो होगे इस जॉब में रिटायरमेंट नहीं होती। तुम कैसे जानते हो जफर को? जफर साहब मेरे भी मोहसिन हैं। उन्होंने मेरी फाइनेंशियली और साइकोलॉजिकली मदद की। मैं उनका शुक्रगुजार हूं कि आज इस मुकाम पर हूं और एक लॉयर हूं। मैंने उन्हीं से वतन से मोहब्बत सीखी। हमें वो बंदा पसंद है जो अपने मुल्क से प्यार करता है। वकील साहब, मुझे गलत मत समझना। हमसे ऐसे बहुत से वादे हुए जो वफा नहीं हुए। ये बताओ कि हमें बाहर कब निकाल रहे हो? मैंने आपकी फाइल्स देखी हैं। अगर मुझे आपका केस लड़ने का मौका मिला तो आप बहुत जल्द रिहा हो जाएंगे। जफर साहब ने मुझे बताया कि उन्हें आपकी जरूरत है। तुम लोगों को अंदाजा भी है कि तुमने कितनी बड़ी गलती की है? मगर जफर भाई, कुछ मत बोलो। तुम लोगों के होने के बावजूद वो लोग आए और बड़ी आसानी से सारा असला ले गए। ऐसा ही है ना? क्यों? मैंने तुम लोगों को वहां क्यों रखा था? बताओ, बताओ मुझे। गफलत करने का अभी पता चलेगा। भाई, किसी जफर की कॉल आई है। वो आपसे बात करना चाहता है। ये जफर कौन है? उसके लहजे से मालूम होता है वो इस असलहे का मालिक है। बुला लो उसे। देख लेते हैं कि ये जफर है कौन। ये हमारी पार्टनरशिप का कॉन्ट्रैक्ट है। ये थोड़ा मुश्किल है मगर पायदार है। ये साइन मत मिटाना वरना बहुत मुश्किल हो सकती है। ठीक है कमाल, अब बताओ कि डीजल का काम होता कैसे है? इंटरनेशनल लॉ के मुताबिक हम बंदरगाह से डीजल के जरिए निकलते हैं जो हमने 1 लीरा में खरीदा था, और फिर वहां से उठाकर हम डीजल इज़मित ले जाते हैं जो वहां से तकरीबन 10-15 किलोमीटर दूर है, और फिर हम छोटे जहाज़ों से डीजल का कॉन्ट्रैक्ट करते हैं। फिर वो 1-2 दिन में जहाज़ लाते हैं यहाँ, हम डीजल लोड करते हैं और वो यहाँ से चले जाते हैं और फिर वो मार्केट में बेच देते हैं। ये मार्केट से क्या मतलब? इसका मतलब यह है कि जो गैस स्टेशन का मालिक होता है, ज्यादा टैक्स होने की वजह से डीजल
2.5 लीरा के बजाय 2 लीरा में खरीदते हैं और फिर हमें उससे 1 लीरा प्रॉफिट होता है, जिससे हमारा कारोबार चल रहा है। टैंकर वहां वक्त पर पहुंच जाते हैं जहां उनकी जरूरत हो, और वहां उन्हें कौन देखता है? देखते हैं, हमारे लोग होते हैं उनके साथ। जहां जहां जहाज जाता है वहां हमारे लोग पहुंच जाते हैं, और जब वो वहां डीजल उतारते हैं तो हमें 15-20% मुनाफा हो जाता है, इससे ज्यादा नहीं होता। तो कितना पैसा बन जाता है? जब सारा हिसाब किताब करते हैं उसी वक्त पता चलता है। अंदाजन? मेरे ख्याल से जो साल में मुनाफा होता है वो तकरीबन 1 बिलियन हो ही जाता है। तो माफिया को जब $10 मिलियन मिलेंगे तो वो बहुत खुश होगी। तो इसका मतलब इतना सारा पैसा तुम्हारे पास महफूज होता है तो तुम्हारे पास कोई भी नहीं आता। इससे तुम्हें क्या, ये पैसे महफूज नहीं रहते, कहीं ना कहीं सरमायाकारी करते रहते हैं, कुछ खरीदते रहते हैं। इसके अलावा किसी ऐसे शख्स के साथ रहना आसान नहीं जो इस कारोबार में है। क्या मतलब इसका? भाई ये एक बहुत बड़ी बात है। अगर आप मुझे ऐसा नहीं करने देंगे तो कोई भी छोटे आदमी को इसमें कुछ नहीं होने देगा। फिक्र ना करें, इसमें चाहे कोई भी बड़ा खिलाड़ी हो, कोई किसी का कुछ नहीं बिगाड़ सकता। कोई से क्या मुराद है? खुश आमदीद यालचन साहब। मुझे यालचन के साथ मत मिलाओ इब्राहिम, मेरा नाम यालचन बुलूत है। तुम मुझे बुलूत कह सकते हो, यालचन को भूल जाओ। ठीक है बुलूत साहब, बैठिए। मैंने सुना है तुम इस बंदरगाह को बेच रहे हो। सही सुना है। मैं लंबी चौड़ी बात करने का आदी नहीं। क्या तुमने हमारी दी हुई ऑफर पर गौर किया? हाँ गौर तो किया था, लेकिन कुछ नहीं। डन करो बस इब्राहिम। मेरी यालचन साहब से बात हो गई थी। इब्राहिम साहब, क्या तुम्हें, हमने तुम्हें इस जगह के लिए 75 मिलियन की पेशकश की? हाँ की थी। ठीक है, क्या इस पेशकश पर राजी हो? राजी था, लेकिन अगरचे, ताहम, क्यों, किस लिए, रुकिए, ये सब अल्फाज आम आदमी के औजार हैं, कारोबारी आदमी के लिए नहीं। हां या ना ये बताओ मुझे। मैं चाहता हूं, मेरा भाई नहीं चाहता। कौन तुम्हारा भाई? उसका इस बिजनेस में आधा हिस्सा है। यानी 75 की जो पेशकश है वो तुम्हारे भाई के लिए भी होनी चाहिए? जी हां बिल्कुल। तो फिर ठीक है ना मेरे दोस्त कि तुमने हमसे सिर्फ अपने हिस्से के 75 मांगे। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं। तो फिर आप अपने 75 पर डन करते हैं हमसे? मैं तो इसके लिए तैयार हूं, मगर मेरा भाई। मेरा भाई? मैं तुम्हारे भाई के बारे में नहीं पूछ रहा। मेरा मुआहदा तुमसे है, तुम अपने भाई को बुला लो, उससे भी डील कर लेंगे और बात को खत्म कर देते हैं। ठीक है यालचिन साहब। यालचिन नहीं, बुलूत, बुलूत। अस्सलाम वालेकुम। तुम बाहर रुको।
आखिर अब्दुल हई से मुलाकात हो ही गई। बैठ जाओ। उम्र में मैं तुमसे काफी बड़ा हूं, क्या इस तरह इस्तकबाल किया जाता है? ये तुम्हारी आदत है या तरबियत या फिर तकब्बुर? तुम्हारी उम्र को देखते हुए ही तुम्हें यहां बुलाया, वरना मार चुके होते। चलो बैठ जाओ आप। लगता है ठीक से तुम्हें मेरे बारे में मालूमात नहीं मिली, या जो मिली है वो भी गलत। कुछ तो मिली है। लोगों को मारने की वजह से प्रोफेशन से निकाला गया, फिर तुमने गैंग बनाया और अब तुम हर तरह का इलीगल काम करते हो या करवाते हो। इतनी मालूमात काफी है क्या? तुमने जो मेरे बारे में सुना और जो मैंने तुम्हारे बारे में सुना वो सब गलत है। इस पर बाद में बहस होगी। फिलहाल जो बात जरूरी है वो बात करते हैं। तुमने हमारा असला चोरी किया। असले पर यूएसए की मोहर लगी है, तुम्हारे नाम की नहीं। तो तुम्हारा कैसे हुआ? पौलाद अलमदार, माजी में तुम भी अपने मुल्क के लिए लड़े और मैं भी अपने मुल्क के लिए लड़ा। हम दोनों एक ही तरफ हैं। हम दोनों एक ही तरफ नहीं है। क्या मतलब है इसका? मतलब यह है कि जब हम अपने वतन के लिए ड्यूटी कर रहे होते हैं तो हम किसी और के मकासद पूरे करने के लिए खुद को इस्तेमाल नहीं करते, ना ही अपने जाती फायदे के लिए। तुम्हारी बातें अच्छी हैं। मैं यहां तुमसे अपना असला वापस लेने के लिए आया हूं, तकरीर सुनने के लिए नहीं। ठीक है, मेरा भी इरादा नहीं। एक सवाल है मेरा, मुझे बता दो इस असले का क्या करोगे और क्या यह असला हमारे मुल्क के लिए इस्तेमाल होगा? क्यों, तुम नहीं जानते क्या दुश्मन वक्तन फवक्तन इस मुल्क पे कैसे हमले कर रहे हैं? हमारे अंदर के ही लोग हैं जो इस मुकद्दस सरजमीन को दुश्मन को बेच रहे हैं। हमें उन्हें रोकना है। इससे पहले कि देर हो जाए हमें दुश्मन की टांगें तोड़नी होंगी। इसीलिए अपनी सरजमीन की हिफाजत और दुश्मन को रोकने के लिए मुझे उस असले की जरूरत है जो तुम चोरी करके ले गए। यह कोई टी हाउस नहीं है जहां तुम किसी साइकोपैथ को पैसे देकर लोगों को मरवा सकते हो। कहानियां मत सुनाओ मुझे। तुम इन बॉम्ब्स को कहां इस्तेमाल करने वाले हो? इन गन्स को किनके खिलाफ इस्तेमाल करोगे? मेरे पास एक फहरिस्त है। वक्त आने पर एक एक करके सबको देखेंगे। जफर, मेरा नाम उसके टॉप पर लिख लो। क्या तुम जानते हो क्यों? ना ही तुम जैसे बुजदिल और गद्दार लोग और ना ही तुम जैसे बिके हुए और घटिया लोग इस मुल्क को बचा सकते हैं। लिख लिया। इस फहरिस्त में तुम सबसे ऊपर हो। क्या पैसे ने तुम्हारा भी ज़मीर छीन लिया? तुम भी उन लोगों जैसे हो गए हो और उन लोगों ने तुम्हें खरीद लिया है। देखो जफर, मैं तुम्हारा बेल्ट तुम्हारे ही गले में बांधकर कुत्ता बनाकर यहां से भेजूंगा। तो मेरे रडार पर हो जफर, ध्यान रखना। कैसे हैं आप? तुम कहां थे? हम 1 घंटे से तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। इंतजार करवाने के लिए माफी चाहता हूँ। मैं दरअसल अस्तबल में मसरूफ था। किस किस्म का? घोड़ों का अस्तबल।
फिर तो तुमसे मिलकर बहुत खुशी हुई, क्योंकि मुझे घोड़े पसंद हैं। मुझे बहुत खुशी हुई कि आप यहां तशरीफ लाए। मैंने अपने भाई को कहा था हमारा एग्रीमेंट आपसे जरूर होगा। बिल्कुल ठीक कहा तुमने। तुम्हारे आने से पहले मैंने और तुम्हारे भाई ने एक डील की है। क्या फाइनल हुआ है? 75 मिलियन पर डील हो गई हमारी। लेकिन भाई, जब बड़े फैसला कर लेते हैं तो छोटे बीच में नहीं बोलते। मैंने अपने 75 मिलियन शेयर्स की डील की है, तुम्हारे शेयर्स की बात नहीं की। मुझे भी बराबर की रकम चाहिए, मेरा भी उतना ही शेयर है इसमें। तुम्हारे इस भाई के अलावा कोई और भाई या रिश्तेदार तो नहीं जो डील को बढ़ाना पड़ जाए? नहीं है। तो ठीक है दोस्त, तुम ये समझो कि तुम यहां मौजूद नहीं हो और मैं तुम्हारे भाई के साथ डील कर रहा हूं। ठीक है। दोस्त, तुम साल में 1 या 2 बार आते हो यहां, और तुम्हारा भाई रोजाना यहां मेहनत करता है और मुनाफा तुम खाते हो। तुमने बंदरगाह को काफी कर्जे में भी डाल दिया है और इस मुआहदे पर भी असरअंदाज हुए। अब तुम खुद ही बताओ, तुमने अपने भाई के साथ ऐसा क्या अच्छा किया कि तुम्हें भी 75 मिलियन दूं? लेकिन जनाब, कोई साहब आप नहीं, हम यहां आपस में भाइयों की तरह बात कर रहे हैं, पार्टनर्स हैं हम। मगर बोलूद साहब, तुम यहां मौजूद नहीं हो पार्टनर। मैं अपने पार्टनर तुम्हारे भाई से बात कर रहा हूं। आप मुझसे इस तरह बात नहीं कर सकते। ठीक है, चलो तो फिर मैं नहीं करता। सीधी बात पर आते हैं। क्या तुम अपने हिस्से से 10 बरदार होगे? बिल्कुल नहीं। तो फिर मैं तुम्हें जिंदगी से 10 बरदार कर देता हूं। क्या मतलब? मतलब साफ है। पार्टनरशिप का पहला उसूल, पीठ पर छुरा नहीं घूमना चाहिए। क्या ये शैल उठाकर दोगे? समंदर में फेंक दो इसे, जमीन इसे कबूल नहीं करेगी। उसके ख्याल में कौन है वो? क्या समझता है खुद को? बुरा हुआ कि तुमने अपना असला खो दिया। मैंने नहीं खोया असला, कोई तो है जिसने उसको इस बारे में इत्तला दी। लगता है कोई पहले से ही जासूसी कर रहा था वहां। कौन? अल्पर। तुम्हें यकीन है? हाँ, पूरा यकीन है मुझे। तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? मैं बिना सबूत के कोई बात नहीं करना चाहता था। डायरेक्टर को बता दो, मेरे रास्ते में जो भी आएगा कुचल दूंगा उसे मैं। अल्पर ने पोलाद के साथ मिलकर ये सब कुछ किया है। एक बार तो कर लिया उसने, लेकिन दोबारा मैं उसे करने नहीं दूंगा। हेलो सलजूक साहब। हाँ बताएं, मैं सुन रहा हूं। सब ठीक है? ठीक है सलजूक साहब, शुक्रिया।
मैमाती, तुम शिप ओनर हो, जानते होगे। तुम तुर्की से इसराइल फर्टिलाइजर एक्सपोर्ट कर रहे हो। माल मर्सिन में है, शिप लोडेड है। शिप को इस्तांबुल क्यों लाओगे? वो शिप है किसका? वो मुझे नहीं मालूम। फर्टिलाइजर हजारबे खानदान का है। कब पहुंचेगा वो यहां पर? आज रात। ठीक है, फिर मैं देखता हूं वहां जाकर कि इसराइल जाने वाली फर्टिलाइजर इस्तांबुल में क्या कर रही है। मैमाती, फर्टिलाइजर का बिजनेस खतरनाक है। सबसे कहना कि केयरफुल रहें। मैं समझ गया भाई। जी कहिए। चीजें लोड कर दी हैं और इसराइल भेजने के लिए तैयार है। इब्राहिम वलीद रास्ते में है। अंकल, शिप पहुंच गया है। बहुत अच्छी बात है। इब्राहिम को बता दिया उसे क्या करना है? जी बता दिया है उसे मैंने। उनमें से एक कंटेनर किसी और का है। इब्राहिम जानता है अंकल। वो जानता है, लेकिन बार बार बताना होगा उसे। इब्राहिम को नहीं जानते तुम। बाज़ औक़ात अजीब हरकतें करता है। तुम्हारा भाई परेशान हो रहा होगा, मैं बता देता हूं जाके। इब्राहिम को बुला लेता हूं। जी ठीक है अंकल। क्या तुमने नंबर नोट कर लिया? जी कर लिया। अब्दुल भाई, पता करो ये नंबर प्लेट किसके नाम पर रजिस्टर्ड है। ठीक है भाई। भाई, ये मर्सिन से कार शिप के जरिए क्यों लेकर आए हैं? इसे तो बाय रोड भी लाया जा सकता था। इस कार को कंटेनर के जरिए क्यों लाए? क्योंकि ये कार चोरी की है मैमाती। वाह भाई, हजारबे खानदान तो फर्टिलाइजर के साथ साथ गाड़ियों की भी स्मगलिंग कर रहा है।
क्या तुम्हें याद है कि 11th में बैंक को कैसे तबाह किया गया था? फर्टिलाइजर बॉम्ब के जरिए। इस गाड़ी को भी कहीं इस्तेमाल किया जाएगा। भाई वो 06 की नंबर प्लेट क्यों चेंज कर रहे हैं? अनकरा को पैगाम देने के लिए। पीछा करो उनका, देखते हैं उस गाड़ी को लेने के लिए कौन